नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। टिहरी गढ़वाल की थौलदार क्षेत्र में ही थौलदार सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा आयोजित प्रथम खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। टिहरी पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समिति पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भगवान नागराज के मंदिर में हाजिरी दी और पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, खेल प्रतिभाओं और सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने युवाओं को खेल और संस्कृति से जोड़ने का भी आह्वान किया। इस प्रकार के आयोजन हमारी लोक संस्कृति को, हमारे सांस्कृतिक विरासत को, लोक कला को, लोक संगीत को जहां आगे बढ़ाने में, उनके संरक्षण में, उनके संवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे बच्चों को भी, नई पीढ़ी को भी एक मंच भी देते हैं और एक मंच देकर उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर भी देते हैं और उनको एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं इस आयोजन को आयोजित करने के लिए थौलदार सांस्कृतिक विकास समिति की पूरी टीम और इस क्षेत्र के सभी आयोजकों को, मेरे पास बड़ी संख्या में जोत सिंह जी आए थे, सुरेंद्र भंडारी जी आए थे, माननीय विधायक जी ने भी कहा था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, और इन सब का समन्वय करने वाले मुलायम सिंह रावत जी, युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश महामंत्री, इन सभी के संयोजन से एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और इस महोत्सव के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा और उन्हें एक हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उससे जुड़ने और उसको समझने का भी अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको याद होगा, एक समय में बड़े बड़े नेतागण पूजा करने से भी डरते थे, मंदिरों में जाने से भी डरते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद सबको आज उसका भी कहीं न कहीं जनता के सामने लाना पड़ रहा है। आज कुछ लोग पहले कभी जनेऊ नहीं पहनते थे, वो जैकेट के ऊपर भी जनेऊ पहन के बाहर उसका भी प्रदर्शन करते हैं। आप सबको याद होगा, आज हमारी जितनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना हो, 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस बार उसका ध्वजारोहण भी वहां पर हो गया। बनारस में काशी विश्वनाथ की नगरी में काशी कॉरिडोर बन गया, जहां एक छोटा सा रास्ता होता था, आज लाखों लाखों लोग रोज भगवान विश्वनाथ जी का, महादेव जी का अभिषेक करते हैं, गंगा जी का जल लेकर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इस वर्ष आपने देखा होगा, उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और वो अपने आप में अभूतपूर्व था। पूरे देश के खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड का एक अच्छा अनुभव यहां से लेकर गए। अच्छा अनुभव ही नहीं लेकर गए, वो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन के गए कि उत्तराखंड के अंदर इतने अच्छे प्रकार से खेलों का आयोजन हुआ। वहीं हमारे खिलाड़ियों ने भी पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक राष्ट्रीय खेलों में जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने किया। आज हम उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गए हैं। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होने लग गया है। हमारी सरकार जल्दी ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां बनाई जाएंगी, जहां हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा बच्चे प्रशिक्षण भी लेंगे और उनको अनेक प्रकार के अवसर भी वहां से मिलेंगे, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि थौलदार क्षेत्र के युवा भी
इन अकादमियों से जुड़कर अपनी प्रतिभा को निखारें और प्रदेश व देश का नाम रोशन करने में अपना योगदान दें। लालकुआ में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संतुष्टि के बाद कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ही यहां प्रदेश सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद हुई ये घोषणा साबित करती है कि शुरुआती जांच में गड़बड़ियां हुई थी और ये जनता की जीत है। यशपाल आर्य ने वीआईपी एंगल रिजॉर्ट पर बुलडोजर आदेश और सुपुर्द नष्ट करने वालों पर कार्रवाई तेज करने की बात कह दी। आंखों के आंसुओं को पूछने वाला कोई नहीं था, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। आज मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा कि सीबीआई जांच की संस्तुति के आदेश दिए हैं। हमारा कहना है सीबीआई जांच के साथ माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के निगरानी में यह जांच होनी चाहिए, तभी सच सामने आ सकेगा। पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, हमें भरोसा है न्यायपालिका पर और यकीनन न्यायपालिका की निगरानी में यह जांच होगी तो इसके परिणाम दिखाई देंगे। जो वीआईपी हैं, जो बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, जिनके बारे में लोगों की जुबान में जिसका नाम है, उसका चेहरा उजागर हो जाएगा। और हमारी मांग तब तक बनी रहेगी जब तक इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच नहीं होगी, तो ये जांच अधूरी होगी। चलिए तो एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर अंकिता केस पर कांग्रेस सरकार का हमला देखिए किस तरह से रहा। लेकिन फिलहाल देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच कराने की संतुष्टि के बाद पत्रकार वार्ता की है। सीबीआई जांच को लेकर मांग उठाई जा रही थी। अब गोंदियाल ने कहा कि कांग्रेस, मातृशक्ति, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने लगातार सीबीआई जांच की मांग उठाई, लेकिन सरकार ने शुरुआत से ही जांच दबाने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री धामी की भूमिका जांच को भटकाने वाली रही। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार जांच के दायरे को सीमित कर उसे प्रभावित करना चाहती है। हमारा प्रश्न ये है कि सरकार ने जो सीबीआई जांच की संस्तुति की है वो इस तरह है कि उसके बिंदु क्या क्या हैं सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। सरकार उन बिंदुओं को स्पष्ट करे जिन बिंदुओं पर सरकार ने जांच मांगी है। आधी अधूरी जांच स्वीकार नहीं है और जब तक सरकार स्पष्ट नहीं करती तब तक पूरे प्रदेश में मैं सभी का आह्वान करना चाहूँगा कि जिस मजबूती के साथ अंकिता को न्याय दिलाने के लोग लगे थे तब तक लगे रहें, जब तक कि सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आ जाती। हरिद्वार में एसआईटी जांच के सिलसिले में उर्मिला सनावर को बुलाए जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ज्योति रौतेला ने ही यह आरोप लगाया कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही। उन्होंने पूछा कि जब आपने के बयान के लिए महिला मौजूद थी तो वह किस हैसियत से आई थी। रौतेला ने बताया कि वे महिला भाजपा की सदस्य और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। कांग्रेस का कहना है कि इसकी उपस्थिति जांच पर सवाल खड़े करती है। हमारा सरकार से, पुलिस प्रशासन से सवाल है। मैं कल हरिद्वार की जो एसएसपी उनको भी फ़ोन करी थी, उनका फ़ोन आउट ऑफ रेंज चल रहा था कि उर्मिला सनावर जहाँ पे एसआईटी में अपना बयान दे रही है वहाँ पे ये महिला क्या कर रही है, क्या उन्होंने एसआईटी ज्वाइन कर ली या उन्होंने पुलिस ज्वाइन कर ली है, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है, क्योंकि वो भाजपा के जो भाजपा पार्टी उसके मेंबर भी हैं, भाजपा के नेताओं के काफ़ी क्लोज हैं और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और वो एसआईटी जांच में वहाँ पे हिस्सा ले रही है। वो क्यों ले रही है, ये सवाल उठता है कि क्या सरकार अब भी निष्पक्ष जांच अंकिता के मामले में नहीं करना चाहती। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक हलचल बनी हुई थी। विपक्ष के साथ साथ आम जनता भी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीबीआई जांच की संतुष्टि किए जाने के बाद पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया गया है। इस पर विराम लगाते हुए ये लोग नजर आए।
से जो व्यापार मंडल महानगर देहरादून समस्त व्यापारियों की ओर से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए आज ये प्रेस वार्ता आयोजित कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो बिटिया की लगातार उनके माता पिता की डिमांड थी, जन भावनाएँ थी, जनमानस भावनाएं आंदोलन कर रही थी, आज जनमानस के साथ आप साथ करते हुए सीबीआई जांच को स्वीकार करा और जो मुजरिम है उसको जेल के अंदर डालने का काम हो, ऐसी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। इन भावनाओं के साथ मुख्यमंत्री ने अपने विवेक का निर्णय लिया है। उस विवेक के निर्णय को व्यापारी समाज भी सराहनीय पहल समझता है और अच्छा समझता है। इसलिए आभार और धन्यवाद देने के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस युवा और धाकड़ धामी के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा प्रदेश हमारा सरोकार कर रहा है। दूरस्थ गांव तक में विकास की किरण पहुंच रही है। ऐसे धाकड़ धामी का एक निर्णय, कठोर निर्णय जो लेने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर है, उसका नाम ही धामी है। इसलिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीबीजी रामजी योजना को लेकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यशाला पहले प्रदेश स्तर पर होगी, जिसके बाद इसे जिला स्तर तक विस्तारित किया जाएगा और विस्तारित करने के बाद कार्यशाला का उद्देश्य कृषि और श्रमिक वर्ग से जुड़े लोगों को योजना के लाभ पहुंचाने के लिए जागरूक करना भी है। जनता पार्टी की कार्यशाला बीबीजी रामजी के विषय को लेकर है और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं, उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुँचाने वाले हैं। इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है, उसके आधार पर धनराशि कामगारों को पहुँचेगी और जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने के लिए भी इस अधिनियम में बहुत प्रावधान किए गए हैं। तो आज हमारी कार्यशाला, उस कार्यशाला में सभी हमने हर जिले के अंदर टोली बनाई हुई है, उस टोली के लोग यहाँ उपस्थित हैं। उत्तराखंड में बीबीजी रामजी योजना को लेकर राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है और बीजेपी सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनकी आदत रही है कि वे हमेशा बीजेपी की योजनाओं का विरोध करती है। रेखा वर्मा ने बताया कि जी रामजी योजना सीधे जनता को लाभ पहुंचाएगी और गांव के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगी। देखिए, अभी कांग्रेस जी राम जी की योजना आई और इसके बाद में कांग्रेस ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया और जैसा आपने देखा होगा 2014 से लगातार चाहे 370 धारा की बात हो या कोई ऐसा विषय जो देश के हित में निर्णय लिया जा रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करती चली आई है। आपने देखा होगा 1980 में जब इस योजना को लाया गया था, अभी उन्होंने एक बात और कही कि गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। 1980 में जब इस योजना का नाम रखा गया था तब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने गांधी जी का नाम क्यों नहीं रखा इस योजना के तहत। आज वो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये जी राम जी जो योजना है, जो मनरेगा से जी राम जी योजना हुई है, इसमें मनरेगा में भ्रष्टाचार था और सबको पता है कि किस तरह से मनरेगा में काम होता था और किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, वो सबको जानकारी है। उसमें से हम लोगों ने बिल के माध्यम से इसमें संशोधन किया है और उसके बारे में हम इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों तक वो अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हमने, कांग्रेस कहती है इसको खत्म कर दिया है, हम कहते हैं इसको नहीं खत्म किया है, हमने इसको जी राम जी योजना के तहत जनता के बीच में लाए हैं। वो कहते हैं कि हमने इसमें 100 दिन का श्रमिक रोजगार देने का कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कम कर दिया है। तो मैं ये भी बता दूं कि 125 दिन हम अपने श्रमिक भाइयों को रोजगार देंगे, ये भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। वो कह रहे हैं कि जब किसान भाइयों को दिक्कत होती है और बहुत सारी जब हमारी सरकार बनी, बहुत सारे किसान भाई हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, हम लोगों से मिलने आए और बहुत सारे सुझाव दिए कि मैडम मनरेगा में जब हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं तो जो हमारी बुआई और गड़ाई और जुताई और सिंचाई जैसा जो खेती में काम होता है, उस समय हमें मजदूर नहीं मिलते हैं। तो उसमें भी हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रावधान कर दिया कि 60 दिन तक, जब ये राज्य निर्णय लेगी कि जब 60 दिन तक इन किसानों का काम होगा तो श्रमिक भाई रोजगार इस योजना से नहीं जोड़ेंगे और किसानों का काम पूरा होते हुए फिर उनको इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। डोईवाला में जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ समग्र विकास को लेकर आगे बढ़ाया गया है और साथ ही यहां संग्राम अभियान की बात रखी गई।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी नाम जी कर दिया है और मूल स्वरूप में बदलाव किया गया है, जिससे गरीबों और मजदूरों को नुकसान होगा। कांग्रेस इस बदलाव का विरोध कर रही है। 11 जनवरी को धर्मचुक अंबेडकर पार्क में 1 दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मनरेगा जो अधिनियम था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और ये कानून के तहत राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। तो ये जो कानून है, इसके तहत प्रति वर्ष 5 से 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। तो हमने देखा कि जब कोरोना की स्थिति आई तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बाहर जॉब करते थे वो अपने क्षेत्रों में आए, तो वहां आकर उन लोगों ने मनरेगा ने ही उनको सहारा दिया। मगर आज मनरेगा जो गारंटी थी उसको स्कीम में तब्दील करने की साजिश की गई है। एक तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, इसका नाम बदलकर वीबी ग्राम जी कर दिया गया। ठीक है, नाम आप बदलिए, ये सरकार है, सरकार को नाम बदलने की आदत है। एक आप तो आपने नाम बदला है, मगर नाम बदलना ही काफी नहीं है, यही इशू नहीं है। इसके प्रमुख इशू हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, जो केंद्रीयकरण में बिलीव करती है, जो विकेंद्रीयकरण की जो राजनीति है उसको पूरा खत्म करने का वो काम कर रहे हैं। दिल्ली में एक आदमी बैठा है, वो तय करता है कि नीचे क्या होना है, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सलाह किए। मुझे लगता है जो इसमें बदलाव किया गया है, इसके प्रावधानों में बदलाव किया गया है, वो इसी को दर्शाता है। बुलंद कर रहे हैं। जैसे कि आपको विदित है कि आज मनरेगा के विषय में हमारे एआईसीसी से, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी से हमें ये प्रोग्राम मिला है। मनरेगा जो कि 2005 में हमारी यूपीए सरकार की एक बहुत बड़ी देन थी उन गरीब अकुशल मजदूरों के लिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। और इसका मैं आपको बताता हूँ कि 1/3 जो मनरेगा इसमें अकुशल मजदूर होते थे वो हमारी महिलाएं होती थी। आज उन महिलाओं का रोजगार छिन चुका है। तो मेरा इस मोदी सरकार से निवेदन है कि इस विषय में गंभीरता से सोचें, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाएं जो कि अकुशल मजदूर हैं, और अगर उनको मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी 100 दिन की रोजगार गारंटी जो हमारी यूपी सरकार ने अधिनियम बना के दिया था, इन्होंने अब उसको स्कीम में ला दिया है, तो उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अन्यथा हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन का दर्द जो अभी उभर रहा है, एक तरफ से पहाड़ खाली हो जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, और इसको नाम अगर आपने चेंज किया उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है विपक्ष को, लेकिन 100 दिन का रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया जाए। धन्यवाद। हमारे लिए एक उत्तराखंड के लिए बहुत पीड़ा का विषय है। जो रोजगार गारंटी योजना जो 100 दिन की थी, मैं 2014 में प्रधान था, और ये जब 2004 में और 5 में जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय मेरे फादर प्रधान थे, तो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया करता था। तो सबसे पहला कार्य जो हुआ करता था ग्राम सभा में, तो वो जोड़ या तालाब कच्चा काम के रूप में मनरेगा को स्टार्ट किया गया था। और कोई भी जैसे पंचायत घर भवन बनना है, उसमें आप 60% पैसा डीपीआरओ के यहाँ से आएगा, 40% मनरेगा से आएगा, तो उसका लाभ मिलता था ग्रामीण वर्ग को। और आज हमारी उत्तराखंड की जो स्थिति है, जैसे अभी मनोज भाई ने बताया कि जो हमारे ये 10 जिले हैं, मैं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा बजट किसी ग्रामीण का नहीं होगा, किसी प्रधान का नहीं होगा कि जो अपने क्षेत्र का विकास करा सके उस बजट के भरोसे, चाहे वो राज्य वित्त हो, चाहे वो 15वां वित्त हो। लेकिन मनरेगा के रूप में उन्होंने पूरा अच्छा काम कराया। गलियां, अपने जो बटियां होती हैं पहाड़ों में, मैं समझता हूँ कि 80% जो कार्य हैं, चाहे वो पेयजल लाइनों के कार्य भी कई उस रूप में लिए गए। रुड़की में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए गरीब और निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि उत्तराखंड सरकार समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करती है और जरूरतमंदों को संभल देना उसकी यहां अब देखिए प्राथमिकता बन गई है। होना चाहिए और जनाधार बढ़ना चाहिए पार्टी का, और मैं समझता हूँ कि तभी
माननीय पुष्कर धामी जी की कार्यशैली से और जो उन्होंने विकास उत्तराखंड में किया है उससे प्रोत्साहित होकर जो है बीजेपी में आ रहे हैं। और दूसरी पार्टियां जो है खाली हो रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई एक विजन नहीं है। तो हमारी सरकार के पास विजन है, एक रोड मैप है और लगातार जो प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश में उत्तराखंड का नाम हो रहा है, उसको देखते हुए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और सबका स्वागत है। रूप से बहुत मजबूती मिलेगी। जब परिवार बड़ा होता है तो ताकत बनती है और मैं समझता हूँ कि अच्छे काम होते हैं और एक दिशा मिलती है पार्टी को। निश्चित रूप से बहुत लोग संपर्क में हैं और बहुत लोग पार्टी ज्वाइन करने के इच्छुक हैं और पार्टी में आना चाह रहे हैं और सभी लोगों को संगठन से बात करी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी में लाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का टुकड़ा पहले भी साफ था, आगे भी साफ ही रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जनपद में ही जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत न्याय पंचायत पिपली में जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। विकासखंड डूंडा की राजकीय इंटर कॉलेज थाती धनारी में आयोजित शिविर में विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान की अध्यक्षता और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की उपस्थिति में जन समस्याओं की सुनवाई हुई। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का जो थीम था इसके पीछे ये था कि और हमारी सरकार का जो सूचना था कि सरकार के जो हमारे तमाम अधिकारी हैं वो जनता के बीच जाएंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण वहीं पे होगा। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर शिकायत आई, लेकिन ऐसी शिकायतें बहुत कम थी जिनका वास्तव में निराकरण होना था। चाहे वो किसान सम्मान निधि वाली बात थी, चाहे हमारे तमाम जो स्टॉल लगे उनसे लाभ लेने वाली बात की, जो जन कल्याणकारी योजना है उनसे संबंधित आधार कार्ड। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड यहाँ पे उसके बनाने की जो है प्रक्रिया और काफ़ी लोगों ने उसका लाभ भी लिया, समाज कल्याण से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर लगभग वही योजनाएं जिनको हम हमेशा प्रस्ताव देते हैं कि सड़क बननी चाहिए, डामरीकरण होना चाहिए और मैक्सिमम मुझे पूरी धनारी के बारे में जो है पूरा जो खाका है उस मुझे पता है कि कितनी सड़कों का डामरीकरण हो गया, कौन सी सड़क के प्रस्ताव कहाँ भेजे गए हैं। जिस तरह से अभी हमारी मुसड़ गाँव जिसको राज सेक्टर में उसका जो है एस्टिमेट बन चुका, शासन स्तर पर लंबित है और तत्काल उसको भी स्वीकृत कराया जाएगा। संतान गाँव और पंचाण गाँव इसको प्रधानमंत्री फेज़ 4 के अंतर्गत जो है ये प्रस्ताव DPR बनने के लिए जो है DPR इसकी बन रही है और इसको भारत सरकार को भेजा गया। ये सड़कें भी तत्काल स्वीकृत होने वाली हैं। तो बहुत सारे ऐतिहासिक काम हैं। अब ये तो ये जनता दरबार का जो मेन मकसद था कि वास्तव में जो आदमी गांव से गांव में बाहर नहीं जा सकता है, कभी उसका काम राजस्व में पड़ता है या कहीं पड़ता है तो बेचारे उसको कोई जानकारी नहीं थी, तो उसका लाभ उसको कैसे यहाँ पे मिले, चाहे वो हमारे राज्यों से संबंधित हो, चाहे अन्य विभागों से संबंधित हो, चाहे बिजली की जो काफ़ी यहाँ पे समस्या जो उठी तो उसके निराकरण की बात हो। तो हमारा मैं जिन भी शिविरों में आज तक गया, चाहे हमारे गाँव क्षेत्र में शिविर लगे तो काफ़ी छोटी समस्याओं का लोगों ने उसका लाभ लिया और उसका निराकरण हुआ। उस तरह से मुझे नहीं लगा कि धनारी में कोई जो छोटी छोटी समस्या है, बड़ी समस्या तो बहुत सारी आई कि साहब सड़क का डामरीकरण होना चाहिए, सड़क कटनी चाहिए या जो भी है, मतलब इस तरह से जैसे पिपली रोड का है हमारा क्या है इसका नाम पटुड़ी सेम मुखिम मार्ग का है। तो ये वन विभाग की डांडा माजफ वाले गांव की बात है वास्तव में। तो ये जो उस पर लगे हुए वो पोर्टल से कई बार जो है पर्यावरण भारत सरकार से कई आपत्ति आ जाती है और फिर आप समझते हैं कि आपत्ति फिर नीचे से उसका निराकरण करना पड़ता है। तो अब जाके वो सड़क जो है भारत सरकार के जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय जो उसको जाती है फाइल, तो नोडल को चलेगी फाइल, तो अब वो सड़क भी तत्काल जो है स्वीकृत होगी, उसको स्वीकृत कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कोटद्वार के स्नेहित क्षेत्र में प्रकृति और पक्षी प्रेमियों के लिए खास आयोजन होने जा रहा है। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया की पहल पर 31 जनवरी और 1 फरवरी को 2 दिवसीय वर्ल्ड वॉचिंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ पक्षी प्रजातियों से ही आमजन को परिचित कराना, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
जो हमारा कोटद्वार के पास में सनेह वाला एरिया है और जो कोल्हू नदी है वहाँ पे काफ़ी संख्या में हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं और लोकल बर्ड्स भी रहती हैं, तो उसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार यहाँ 31 जनवरी और 1 फरवरी को बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उसमें बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे जिसमें हम लोग बर्ड इंटरप्रिटेशन को लेकर काफ़ी सारे सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और साथ में हमारे जो नेचर वॉक्स हैं, जो जंगल मैराथन हैं और साथ में कई सारे जो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ कल्चरल इवेंट्स, ये सभी कुछ कराए जाएंगे जिसमें बाहर से भी हमारे बर्डर्स आएंगे और हमारे लोकल भी जितने बच्चे हैं या जो टूरिज्म इंथुसियास्ट्स हैं या जो लोकल बर्डर्स हैं सभी को इन्वॉल्व करते हुए। देहरादून में बदलते हुए मौसम का असर अब छोटे बच्चों की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मौसम में उतार चढ़ाव के चलते बच्चों में सर्दी, खांसी और सांस की जुड़ी हुई समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। दून मेडिकल कॉलेज के सीनियर पीडियाट्रिक डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि इस समय बच्चों की हेल्दी डाइट का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों के लिए तो देखिए सबसे पहले कहें कि ठंड में कम से कम जब भी बाहर निकलें तो कपड़े अच्छे से पहन के निकलें। दूसरा चीज़ है कि जब भी निकलें तो जैसे स्कूल जा रहे हैं तो उनको पूरे कवर करके निकलें। तीसरा चीज़ ये है कि हेल्दी डाइट, इस मौसम में हेल्दी डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे क्या होता है ठंड की वजह से ज़्यादातर पानी नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा दिक्कत आती है। और इसमें क्या होता है कि एक दूसरे बच्चे को क्या होता है कि सर्दी, खांसी, जुकाम जिस बच्चे को हो उसको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, या मास्क वगैरह लगाएं, हैंड वॉश ज़रूर करें और समय पे टीका लगाएं। नहीं, इसमें ज़्यादातर हो रही है कि सांस की बीमारियां वाले जो बच्चे हैं जो पहले से हैं उनको दिक्कत बढ़ गई है, क्योंकि जो अभी जो हवा में जो है ना सर्द बहुत ज़्यादा है। ठंड की देखा जाए तो उसमें ठंडी हवा की वजह से बच्चे को सांस लेने में, जो बच्चे अस्थमा वाले हैं या जो बच्चे जिनको बार बार नेबुलाइजेशन वगैरह होता है, उन बच्चों में दिक्कत बढ़ी है। और ऐसे बच्चे बार बार निमोनिया की तरह जैसे निमोनिया करके आते हैं और उन्हें एडमिट होना पड़ता है और फिर ज़्यादातर दिक्कत बढ़ जाती है उनको। काशीपुर क्षेत्र में पहले से तेंदुए की दहशत झेल रहे लोगों की चिंता अब और बढ़ गई है। मानपुर रोड से ही जंगा फार्म इलाके में बाघ की मौजूदगी से खबरों से ही ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया है। उधम सिंह नगर जनपद के ही जसपुर क्षेत्र अंतर्गत सूत मिल इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आबादी वाले क्षेत्र में एक जहरीला सांप दिखाई दिया और सांप के देखते ही यहाँ देखिए किस तरह से लोगों में दहशत आ गई और भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है बीते कई दिनों से क्षेत्र में सांप की आवाजाही देखी जा रही थी जो धूप निकलने के बाद बिल से बाहर आ जाता था। तो तल्ला नागपुर क्षेत्र में ही ग्रामीणों की आराध्य देवी भगवती चंडिका की यहाँ 25 वर्षों बाद आयोजित देवारा यात्रा से पूरे इलाके में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल बना हुआ है। चौपता फलासी से प्रारंभ हुई ये यात्रा भटवाड़ी गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा और भव्य स्वागत भी किया, जबकि रूमसी गांव में महिलाओं ने भी भावुक विदाई दी। चलिए बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।